Hello and good morning everyone. I welcome you all at Ovos News Analysis. Today is 26th May 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduvos News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज ऑल इन वन पॉलिसी प्लान टू स्प्रेड इंश्योरेंस इन इंडिया. नाउ जब भी हम बात करते हैं इंश्योरेंस की तो अभी एट प्रेजेंट में अगर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हमें क्या होता है कि अलग अलग चीज़ों का इंश्योरेंस कराना पड़ता है. आपको अगर हेल्थ लाइफ का करवाना है तो आपको हेल्थ का इंश्योरेंस अलग करवाना पड़ता है, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस अलग करवाना पड़ता है, जो आपकी व्हीकल्स होती हैं, कार है, आपकी कोई भी बाइक है, उसका इंश्योरेंस आप अलग करवाते हैं. अगर कोई जो एक्सीडेंट रिस्क होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका इंश्योरेंस अलग कराते हैं. तो अभी जो इंश्योरेंस वाले जो आपका पॉइंट है उसमें हम क्या देखते हैं कि हमें हर चीज़ का अलग अलग इंश्योरेंस करवाना पड़ता है. इसी के कारण हम क्या देखते हैं कि जो इंश्योरेंस है बहुत ज़्यादा स्पेशली जो आपकी मिडिल क्लास है वो इंश्योरेंस ज़्यादा नहीं करवाते हैं. कुछ ही लोग होते हैं, मतलब कि आपके जो क्रीमी लेयर्स होते हैं, हाई क्लास होते हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं, इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है उसे लेते हैं. बट मिडिल क्लास और आप यहाँ पर देखेंगे जो लोअर मिडिल क्लास है वो यहाँ पर इंश्योरेंस की पॉलिसी बहुत ही रेयरली लेते हैं. ओके, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो इंश्योरेंस लें. इसलिए इंडिया में अब क्या आने वाला है, आपका ऑल इन वन पॉलिसी प्लान लेकर आने वाले हैं. मतलब आपकी एक पॉलिसी प्लान होगी जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी मल्टीपल यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं इंश्योरेंस के, आप एक ही टाइम पर इंश्योरेंस कर सकते हैं. इसमें जैसे कि लिंक किया गया, जैसे कि हमने क्या किया, हम यूपीआई लेकर आए हैं. यूपीआई से क्या हुआ कि कोई भी बैंक हो, यूपीआई में क्या होता है, आप किसी भी बैंक से किसी भी बैंक में क्या कर सकते हैं, जैसे कि एसबीआई है और यहाँ पे बड़ौदा बैंक हो गया. अगर आपको एसबीआई से बड़ौदा बैंक में पैसे ट्रांसफर करने तो आप यूपीआई जो है उसके थ्रू कर सकते हैं. इसी तरीके से अब ये हमारी एक ऑल इन वन जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है इसे लेकर आया गया है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आपकी एक ही पॉलिसी होगी और मल्टीपल जो एरियाज है उन्हें यहाँ पर कवर किया जाएगा. ओके, तो आप यहाँ देखेंगे इफ इंडियाज इंश्योरेंस रेगुलेटर्स प्लान स्पेसिफाई household across the country could soon be able to get affordable single policy that covers health, life, property, accident, get their claims settled within hours and even secure value added service at the time of buying policy. तो यहाँ पर क्या है, हम एक पॉलिसी लेकर आएंगे, एक प्रोग्राम लेकर आएंगे जो जितने भी हमारे हेल्थ लाइफ है, आपकी प्रॉपर्टी है, एक्सीडेंट है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर करेगा और उससे क्या कर सकते हैं, हम विद इन आवर्स में चीज़ों को जो आपका इंश्योरेंस है उसे क्लेम कर सकते हैं. इवन इसमें कुछ और भी जो सर्विसेज हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज जो हैं, इसमें वैल्यू एडिशन इसमें किया गया है. अभी किसके थ्रू लाया गया है, इंडियाज इंश्योरेंस रेगुलेटर जो है आपका, उसके थ्रू यहाँ पर जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके थ्रू इसे लेकर आया गया है. अब इस बॉडी के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं. ये क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये कब आया है आपका, तो देखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग द इंश्योरेंस एंड रीइंश्योरेंस इंडिया इन इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पर क्या काम करता है, जितने भी आपके इंश्योरेंस होते हैं, इंडस्ट्रीज के री इंश्योरेंस होते हैं, तो उसको कौन रेगुलेट करता है, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है. ये कब सेटअप हुआ था, तो देखिए, वॉज एस्टैब्लिश्ड by an act of parliament specify the composition of authority under section 4 of IRDAI Act of 1999. इसका एक एक्ट है आपका IRDAI Act 1999. इस एक्ट के बाद यहाँ पर क्या होता है, 2000 में ये जो हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसे यहाँ पे सेटअप किया जाता है. कब, 2000 में इसे सेटअप किया जाता है. अब इसकी बात करते हैं, ये एपेक्स बॉडी है आपकी, ये सुपरवाइज करती है, रेगुलेट करती है इंश्योरेंस, जो हमारा इंडिया का पूरा जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको यहाँ पे सुपरवाइज और रेगुलेट करने का यहाँ पर काम करता है. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ओके, ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, टू रेगुलेट, प्रमोट एंड इंश्योर ओल्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया. तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करना, उसको इंश्योर करना, रेगुलेट करना, पॉलिसी होल्डर्स को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये सारा काम किसका आता है, आपकी इस बॉडी का हो जाता है. नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि मतलब इंश्योरेंस वाला है तो इसमें हम ज्यादातर इंश्योरेंस की जब भी बात आती है तो हमारे माइंड में सिर्फ एक पॉइंट आता है, कौन सा, हेल्थ वाला सेक्टर. बेसिकली जब भी हम इंश्योरेंस की बात करते हैं कि चलिए हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर ले लेते हैं, बट यहाँ पर आपको याद रखना है नोडल मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे फाइनेंस है. इसका हेड ऑफिस हैदराबाद में है. कंपोजिशन की बात करते हैं, इसमें 10 मेंबर्स होती हैं इस बॉडी में. फंक्शंस हमने अभी देख ली कि क्या करता है कि आपके जितने भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसके जो लॉज हैं
है, रेगुलेशंस हैं, रेगुलेशंस फॉर्म करना, इन सारी चीज़ों का पूरा जो एम्बिगिटी है किसके अंदर आता है, आपकी इस बॉडी के अंदर आता है। अभी जो आपकी हाल ही फिलहाल में जो इंश्योरेंस पॉलिसी आई है इसमें क्या है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज ड्राइविंग मल्टी प्रोलॉन्ग चेंज टू एक्सपेंड सिटीजन सेफ्टी नेट। तो यहाँ पर जो सिटीजन का सेफ्टी नेट है उसे एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे चेंजेस किया गया है। ओके, तो देखिए क्या क्या चेंजेस हैं आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं। विमेन टू लीड कैंपेन्स पर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन ईच ग्राम, स्पेशली यहाँ पे देखिए रूरल अर्बन एरिया में तो फिर भी यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंश्योरेंस ले लेते हैं। रूरल एरिया में तो अभी तक लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं होती है, तो लोग इंश्योरेंस कैसे लेंगे। अब आप देखते हैं यहाँ पे जो 90% जो आपके यहाँ पे आपकी जो सिटीजन है वो कहाँ ऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यहाँ पे है। ओके, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यहाँ पर होते हैं तो आप सभी को पता है कि उसमें जो गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी आप जो प्रोवाइडर्स होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, उसका उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेकर आते हैं। मतलब एक तरीके से ऐसा आप समझिए कि कोई यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, आप वहाँ पर देखते हैं ना, आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, सारी जो चीज़ें एक्सीडेंट्स वगैरह होती हैं, तो उसके लिए वहाँ पर जो भी इंसेंटिव्स होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। बट हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो 90% जो हमारा सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वॉल्व है, हमारा जो पॉपुलेशन है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इंश्योरेंस है, जो गवर्नमेंट की सेफ्टी प्रोविजंस है, उसका बेनिफिट इन लोगों को नहीं मिल पाता है। इसलिए हम क्या प्रोविज़न लेकर आए, इंश्योरेंस का प्रोविज़न लेकर आए। बट इंश्योरेंस इतने ज़्यादा यहाँ पर हाई होते हैं, इसका जो प्रीमियम होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण लोग क्या होते हैं, इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है, प्रीमियम होती है, उसको नहीं लेते हैं। ओके, अब क्या करना है, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कम हो रहा है तो इकोनॉमी में भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसलिए क्या किया गया, अभी इंडिया में आप देखेंगे हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एफडीआई को जो रूट है वो कहाँ से कर दिया है कि आप पहले इंश्योरेंस लीजिए, इंश्योरेंस आप करवाइए, उसके बाद आप कंपनी में जब इंश्योरेंस होगा तो कंपनी में इन्वेस्ट होगी, है ना। जब कोई भी बाहर की कंपनी आ रही है वो अगर पहले इंश्योरेंस लेगी तो इंश्योरेंस लेगी मतलब वो जो जिस कंपनी से इंश्योरेंस लेगी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी तो मतलब जब वेरियस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स होगी तो कंपटीशन बढ़ेगा तो जो प्रीमियम का प्राइस होता है वो धीरे धीरे कम होगा। और जब प्रीमियम का प्राइस आपका कम होता है तो वहाँ पर क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इंश्योरेंस लेने की मतलब कि इंश्योरेंस लेने को आगे आएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखिए इंश्योरेंस लेने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, 3 चीज़ें हो जाती है इसमें कि इंश्योरेंस की अवेलेबिलिटी होना, कि क्या सभी कोई जो इंश्योरेंस है वो अवेलेबल है या नहीं। दूसरी बात देखिए, पहली बात होती है जैसे कि हम कोई सामान लेने जाते हैं, जब वो सामान मार्केट में होगा तभी हम उसको लेंगे, तो पहली बात तो अवेलेबिलिटी आ गई। फिर हम उसका क्या देखते हैं कि प्राइस कैसा है, कि क्या वो अफोर्डेबल है या नहीं, क्या हम उसको, जैसे कि हम अगर मिडिल क्लास में आते हैं तो क्या मिडिल क्लास पीपल के लिए वो चीज़ अफोर्डेबल है या नहीं है। तीसरी अगर हम बात करते हैं किसी कंपटीशन की, फिर हम देखते हैं कि क्या इसकी वेराइटी भी है। अगर हम कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पेन लेने गई, कोई भी पेन लेने गई और वो पेन कैसा चल रहा है, अगर एक ही इसका कॉम्पिटिटर होगा, एक ही शॉप में ही पेन मिल रहा है तो मैं उसी शॉप से लूँगी, अब चाहे वो कितना भी प्राइस का दे, कैसा भी, ठीक है। अब इसकी अवेलेबिलिटी हो गई। अब मैं देख रही हूँ कि और भी जो यहाँ पे शॉप्स है वहाँ पर भी क्या मिल रहा है, मुझे ये ऐसे पेन मिल रहे हैं इवन बेटर प्राइस में, और इसका जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बेटर है, तो मैं वो वाला परचेस करूंगी ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कंपटीशन भी होना चाहिए, तभी क्या होगा, लोगों का जो पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस में ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज होगा। आई होप आपको यहाँ पर अब इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज चाइना कंस्ट्रक्टिंग मॉडल विलेज अपोजिट द LAC। अब देखिए इसमें एक्चुअली हमारे पास कुछ भी फैक्ट नहीं है। यहाँ पर क्या है, चाइना कंटिन्यूसली जो LAC है हमारा, आपको पता है चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर डिमार्केशन है जम्मू एंड कश्मीर साइड में, उसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। और यहाँ पर आपका क्या जाता है, पाकिस्तान, अगर हम इंडिया का ऐसा मैप देखें तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, ये आपका POK हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारी होती है LAC। तो आपका जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो इसके साइड में, अपोजिट साइड में चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है, विलेजेस को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे जो विलेजेस हैं आप देखेंगे 1900 डेज में अब तक हमने देखा कि 90 से 100 दिनों के अंदर वहां पर 300 से लेकर 400 जो विलेज हाउसेस है उसका कंस्ट्रक्शन किया जा चुका है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आप सभी को पता है कि चाइना की क्या पॉलिसी होती है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी होती है कि अपने आप को क्या करना है, हमें एक्सपेंड करना है। ओके, तो इसी के चलते हमने ये भी देखा था कि अरुणाचल प्रदेश को तो चाइना पूरा ऐसा क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ चाइना। ओके, बट इसी के चलते अब देखिए
यहाँ पर चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है। अब क्या होता है, जैसे कि कोई बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तो एक तरीके से क्या हो जाता है कि वहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन किया, विलेजेस बनाए, वहाँ पर लोग रहने स्टार्ट कर दिए, वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल थे और जितने भी लोग थे वो वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब धीरे धीरे जब वहाँ पर लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है, अनक्लेम्ड एरिया है, तो जब धीरे धीरे हम रहना स्टार्ट कर देंगे, हम बहुत दिनों तक रहने लगेंगे, तो इन फ्यूचर क्या होता है, जब हम उस एरिया को क्लेम करने जाते हैं तो हम उसे प्रॉपरली क्लेम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी देवर रिसाइडिंग देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, बहुत दिनों से, वो काफी दिनों से रह रहे हैं। तो ये इस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे हम जो लैंड होता है उसको एक्वायर करते जाते हैं। तो चाइना की आपकी यही पॉलिसी आ रही है, जिसके कारण चाइना क्या कर रहा है, जो बहुत सारा एरिया है उसको यहाँ पे क्लेम कर रहा है। इवन फिर हम वहां पर पेट्रोलिंग भी नहीं कर सकते। इसी के चलते आपका अब इंडिया का कौन सा प्रोग्राम आ जाता है, आप इसको यहाँ पे लिंक कर सकते हैं कि इंडिया में हमने क्या किया है, आपका विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम आता है। कौन सा? विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम आता है, जिसके तहत हमने ये कहा है कि अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। ओके, तो आप देखिए मैप के थ्रू आप देखेंगे, इसको आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो ये आपका हो गया क्या, LAC, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और आपका यहाँ पे जो सिक्किम वाले ये वाला जो रीजन है, भूटान और नेपाल, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। ऑलरेडी चाइना के साथ हमारा इतना बड़ा बॉर्डर यहाँ पर लगता है, और ये सारे जितने भी आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये आपकी क्या है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं, है ना, यहाँ पे डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं। तो एक तरीके से यहाँ भी चाइना क्लेम करता है, यहाँ भी चाइना अब क्या कर रहे हैं, जो आपका अक्साई चीन है, यहाँ पे जो बाउंड्री भी डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, चाइना के द्वारा बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। अब एक्चुअली इसमें यही हम बात की जा रही है, हमने कल भी इस आर्टिकल को देखा था कि जो 19 आपकी जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या कर रही है, अपोज कर रही है किसका, कि जो इनोग्रेशन होना चाहिए वो प्रेसिडेंट के थ्रू होना चाहिए, ना कि प्राइम मिनिस्टर के थ्रू होना चाहिए, है ना। इनोग्रेशन कौन करे, आपके प्रेसिडेंट करें। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं आपके क्या, हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर होते हैं आपकी हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो फॉर बिंग मतलब कि आपके यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है, तो इन दैट मतलब कि इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन होना चाहिए वो किसके थ्रू होना चाहिए, आपके प्रेसिडेंट के थ्रू होना चाहिए, ना कि प्राइम मिनिस्टर के थ्रू होना चाहिए। ओके, अब हमने ये सोचा था कि देखिए नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, यहाँ पे इसका इनोग्रेशन होगा, तो एक तरीके से ये क्या प्रमोट करेगा, ये जो ओकेशन होगा नेशन की यूनिटी और उसकी इंटीग्रिटी के लिए एक तरीके से काम करेगा। बट इसमें हमें एक अनफॉर्चुनेटली क्या दिखाई दे रहा है कि एक सेंटर स्टेज दिखाई दे रहा है, एक पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। मतलब अब इनोग्रेशन में भी मतलब जहां हम यूनिटी की बात कर रहे हैं वहां भी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो लोग हैं यहाँ पर आपकी पॉलिटिक्स आ गई है। ओके, अब इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि देखिए जितने भी यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है उनका ज्वाइंट स्टेटमेंट ये आता है कि एक तरीके से ये जो जो आपका प्रेसिडेंट है तो उसे अनडिग्निफाइड कर रहा है, उसका इंसल्ट है इतना, जो आपका हाई ऑफिसर प्रेसिडेंट का उसको वॉलेट कर रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लेटर स्पिरिट में इसमें जो अपॉर्चुनिटी मतलब कि तवज्जो दी गई है इस आपकी जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसको एक तरीके से क्या कर रहा है, अनडिग्निफाइड यहाँ पर कर रहा है। तो देखिए इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं हमारे लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज एन ऑर्डिनेंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एंड स्क्रूटनी। अब यहाँ पे बात की जा रही किसकी, ऑर्डिनेंस की। आप सभी को पता है कि जब से यहाँ पर ये दिल्ली वाला आपका पूरा केस आ जाता है, दिल्ली और LG, दिल्ली में किसकी गवर्नमेंट है आपको पता है, आम आदमी पार्टी की, यहाँ पर केजरीवाल जी की क्या है यहाँ पर गवर्नमेंट है। अब LG दिल्ली क्या है आपकी यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी कब बनती है आप सभी को पता है, यहाँ पे 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसके अंडर यहाँ पे आर्टिकल 239 AA इस तरीके से बहुत सारे जो छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं उसको ऐड किया गया था। आप यहाँ पर देखेंगे 239 AA 239 AA क्लॉज यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे क्लॉज 7 होता है, 239 यहाँ पर A और क्लॉज स्मॉल a, इस तरीके से बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं उसको ऐड किया जाता है 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक यहाँ पर आपका जो जितने भी प्रोविजंस हैं है ना उन पर डिसीजन लेना है, पॉलिसी बनाना है, तो कौन बनाएगा इसमें, आपकी जो वहाँ की CM है वो बनाएंगे। एक्सेप्ट 3 केसेस, यहाँ पर जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़कर जो भी स्टेट लिस्ट में यहाँ पे मैटर्स हैं उस पर कौन काम करेगा, कौन पॉलिसी बनाएगा, कौन यहाँ पर प्रोग्राम लेकर आएगा, आपके CM। और वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन से आपके, 3 सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पुलिस वाला जो आपका आ जाता है, पुलिस वाले मामले में आपका यहाँ पे लैंड एंड रेवेन्यू वाले मामले में, तो यहाँ पर ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं और तो उसमें कौन यहाँ पर बनाएगा, आपके LG। तो LG के पास यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पूरी पावर है कि उन 3 सब्जेक्ट पर यहाँ पर क्या करेंगे, ये बनाएंगे। तो देखिए एक पुलिस हो गया, इनलैंड हो गया, और आपका यहाँ पर क्या पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, तो इन 3 सब्जेक्ट में LG बनाएंगे। अब ये पूरा इशू हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि
इशू क्या चल रहा था कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है, एक तरीके से जो अपॉइंटमेंट्स का जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट करना, उनका ट्रांसफर करना, ये सारे ये काम भी कौन करने लगे थे, यहाँ पे एलजी करने लगे थे। इसी के चलते यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या कहते हैं कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो भी है सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट, आपका जो पुलिस वाला है, पब्लिक ऑर्डर और लैंड वाला, ये इन 3 मामलों में क्या कर सकता है, जो एलजी है वो यहाँ पर लॉ बना सकते हैं, रूल्स यहाँ पर आपका जो डिस्क्रिप्शन, आपका जो एग्जीक्यूशन है उसको कर सकते हैं। इसके बाद जो अदर आपके सब्जेक्ट्स आते हैं स्टेट लिस्ट के, उसमें आपको ऑन द एड और एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा गया था। उसके बाद अब सेंटर यहाँ पर क्या करती है, एक ऑर्डिनेंस लेकर आती है। ऑर्डिनेंस कब आता है आप सभी को पता है, जब यहाँ पे पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है या फिर ईदर ऑफ द हाउस यहाँ पर सेशन में नहीं होती है, या तो राज्यसभा या फिर आपकी लोकसभा, इसमें से कोई भी एक हाउस यहाँ पे सेशन में नहीं होती है। और अगर इन दैट कंडीशन आपको यहाँ पे इमरजेंसी में कोई बिल लेकर आना पड़ता है, कोई रूल बनाना है, कोई लॉ बनाना है, तो वहां पर प्रेसिडेंट के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, आपका ऑर्डिनेंस आता है। तो सेंटर में प्रेसिडेंट के थ्रू आता है और स्टेट में यहाँ पर गवर्नर के थ्रू आता है। तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस आता है आपका अंडर आर्टिकल 123। इसमें कौन लेकर आता है ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट लेकर आते हैं। और स्टेट की बात करते हैं तो आर्टिकल 213 यहाँ पे गवर्नर क्या करते हैं, स्टेट में ऑर्डिनेंस यहाँ पर इशू करते हैं। ओके, अब इसमें ये कहा गया है इस ऑर्डिनेंस में कि इसका जो एम्बिट है एक तरीके से बढ़ा दिया गया है। इसमें हम देखेंगे कि ये आर्टिकल यहाँ पे क्या इंसर्ट करता है कि जो एंट्री आपकी 41 है स्टेट लिस्ट की में, उसमें यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड ये था कि मेनली हम देखते हैं तो स्कोप क्या था 1, 2 and 18 to 4, 1, 2 and 18 and 41। तो एक तरीके से यहाँ पे रीड जो इंसर्ट कर दिया, उसको जो एम्बिट है उसको बढ़ा दिया गया। मतलब अब क्या है, जो आपके एलजी साहब हैं, एलजी साहब क्या करेंगे, आपका जो पब्लिक ऑर्डर है, आपका यहाँ पे लैंड वाला जो आपका इशू है, लैंड वाला आपका जो भी यहाँ पे पूरा इशू आता है, और पुलिस का जो मामला है, ये जो 3 थे पहले, ठीक है। अगर हम पब्लिक ऑर्डर की बात करें तो ये स्टेट लिस्ट की एंट्री 1 में आता है, लैंड की बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट की एंट्री 18 में आता है, और यहाँ पर पुलिस की बात करते हैं तो ये एंट्री 2 में आता है। तो पहले यहाँ पर इन 3 सब्जेक्ट्स में एलजी का रोल था। अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी, एंट्री 14 की। एंट्री 14 किसकी बात करते हैं, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की बात करती है कि ब्यूरोक्रेट्स की, अभी हमने बात करी थी कुछ दिन पहले कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन पर किसका यहाँ पर एक तरीके से से होगा, है ना, उनका अपॉइंटमेंट कैसे करना है, उनको कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे डायरेक्ट करना है, तो इस पर कौन काम करता, यहाँ पर सीएम का होना था। ये पूरा केस गया था। अब यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस आया उसमें ये भी, इसको भी क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया। अब इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं लॉ में। यहाँ पे जो आपका जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको उसको चेंज किया गया है। और आपने यहाँ पे जब भी पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल 368, है ना, अमेंडमेंट करना होता है जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम आर्टिकल 368 का यूज करते हैं, जो कि आपका किस में आता है, पार्ट 20 में आता है। तो यहाँ पर एक तरीके से बस इस आर्टिकल में यही कहा गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर रहे हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर आर्टिकल 368 का यूज करना चाहिए, ना कि आप यहाँ पर ऑर्डिनेंस के थ्रू क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करें। ओके, तो इसमें देखिए सिर्फ इतना ही कहा गया। अब आपके लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑर्डिनेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑर्डिनेंस आप सभी को पता है, ये इसे कौन प्रोमोगुलेट करते हैं, आपके प्रेसिडेंट करते हैं, जब इंडियन पार्लियामेंट यहाँ पे सेशन में नहीं होती है। अंडर आर्टिकल 123 यहाँ पे प्रेसिडेंट को पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन की अगर हम बात करते हैं, कब हम ऑर्डिनेंस को लेकर आते हैं, जब आपका ईदर ऑफ द हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से कोई भी आपका क्या होता है, आपका हाउस सेशन में नहीं होता है, रेसेशन में होता है, तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है, आप ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, क्योंकि आपको इमरजेंसी में कोई लॉ लेकर आना है, कोई बिल लेकर आना है। अब देखिए कोई भी अगर ऑर्डिनेंस काम बोले, अगर लॉ की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंज कर रहे हैं, तो लॉ लेकर आना किसका काम होता है, आपका पार्लियामेंट का काम होता है, ठीक है। बट आप किसके थ्रू यहाँ पर लॉ लेकर आ रहे हैं, ऑर्डिनेंस के थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू यहाँ पर क्या किया जा रहा है, लॉ को लेकर आ गया है। तो एक तरीके से किसका वॉल्यूशन हो रहा है, पार्लियामेंट के जो फंक्शन है उसका वॉल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब भी पार्लियामेंट सेशन में आती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आप ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं तो उसका आप एक बिल निकालेंगे और उस बिल को तुरंत ही पार्लियामेंट में क्या कराना होगा, विद इन 6 वीक्स। यहाँ पर टाइम दिया गया है कि विद इन 6 वीक्स आपको यहाँ पर ऑर्डिनेंस को, यहाँ पर जो बिल है उसका बिल लेकर आना होगा, प्रेजेंट करना होगा और उसे यहाँ पर पार्लियामेंट में पास कराना होगा, तभी वो जो लॉ होगा क्या होगा, आपका यहाँ पर सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज उसे नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है।
नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है, आर्टिकल 239A। तो इसमें ये 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आता है, जिसके तहत यहाँ पे आपको दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव जो आपकी काउंसिल है दोनों यहाँ पे प्रोवाइड होती है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे फर्दर यहाँ पे स्टेट लिस्ट और करंट लिस्ट है। आपका पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड वाला जो इशू है किसके हाथ में है, आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनके हाथ में होते हैं। और ये फर्दर ये जो आर्टिकल 239AA यहाँ पर क्या नोट करता है कि LG हैज टू ईदर एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ही बाउंड टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय प्रेसिडेंट ऑन रेफरेंस बीइंग मेड बाय हिम। तो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर ये होता है कि LG यहाँ पर कोई भी काम करते हैं, एक्ट करते हैं, तो वो उन किसकी एड और एडवाइस पर करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पर करेंगे। ओके, तो इसी आर्टिकल के एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो उनकी रिसेंट जजमेंट आई थी उसको यहाँ पे डील किया गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज इकोनॉमिक्स दैट लुक्स एट द लोअर हाफ ऑफ द पिरामिड। अब इस आर्टिकल में देखिए एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे लिए मतलब फैक्ट की तरह निकल कर आए। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी आंसर राइटिंग में इसको ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर जैसे कि हम वॉर होता है, वॉर हो रहा है या फिर किसी भी कंट्रीज के बीच में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है, तो कन्फ्लिक्ट किस बेसिस पर होता है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर की अगर हम जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे एक तरीके से किसकी बात हो रही है कि रशिया क्या है, आपकी एक एटोक्रेटिक कंट्री है ना, यहाँ पे एटोक्रेसी है, और यूक्रेन क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। तो इकोनॉमी किसके लिए होती है, इकोनॉमी की अगर हम जब बात करते हैं तो आपकी जो इकोनॉमी होती है वो पुअर पीपल के लिए होती है। आपकी यहाँ पे जो मिडिल क्लास होती है उनके लिए होती है, यहाँ पे जो लेबर्स होते हैं उनके लिए होती है कि हम क्या कर सके, जो पुअर पीपल हैं, जो लेबर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, बेनिफिट प्रोवाइड कर सके। वो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, थ्रू आवर गवर्नेंस। यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है उसके गवर्नेंस के थ्रू, यहाँ पे जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, वेलफेयर पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, लेबर्स होते हैं, उन्हें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे रशिया यूक्रेन की बात करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उनके बीच में यहाँ पे एक तरीके से हम देख रहे हैं कन्फ्लिक्ट हो रहा है, वॉर हो रहा है। डेमोक्रेसी की बात करते हैं। डेमोक्रेसी में यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, आपका कैपिटलिज्म होता है। कैपिटलिज्म कैसे कि हम बात करते हैं, एक तरीके से आपका जो ये वॉर हो रहा है किसके बीच में हो रहा है, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म हो रहा है। कैपिटलिज्म क्या होता है आपका, सॉरी डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म में नहीं आता है, यहाँ पे कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, इसमें देखिए इसमें यही डिस्कस किया गया है, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म होता है। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि मतलब आप इकोनॉमी को क्या करें, आप पूरी तरीके से ओपन मार्केट है आपका, आपकी इकोनॉमी कैसी होती है, ओपन मार्केट होती है। जो आपकी इकोनॉमी किसके हैंड में होती है, आपके जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उनके हाथों में होती है। सोशलिज्म की बात करें, आपका जो मार्केट होता है क्लोज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किसका होता है, आपका पब्लिक को होता है, मतलब कि आपकी गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, सोशलिज्म में सारे जो वेलफेयर प्रोग्राम, जैसे कि कोई भी वेलफेयर पॉलिसी आई, यहाँ पर हम सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो मतलब आपकी कंट्री यहाँ पर कैसी हो रही है, सोशलिज्म हो रही है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में देखिए ये डिस्कस किया। उसके बाद इसमें बात की जा रही है कि हम बात करें किसकी, इकोनॉमी की। जब भी हम बात करते हैं, अब जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, अब यहाँ पे यूक्रेन क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जो पूरा वेस्ट है वो एक साथ यहाँ पे अलाइन हो गया है, एक साथ अलायंस उसका बन गया है, और वो कह रहा है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी को हमें क्या करना है, बचाना है, और पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को लेकर आना है। क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल ऑफ द पीपल, मतलब वहाँ पर लोग रूल कर रहे हैं। अब हम ये सारी चीजें किसके लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। बट एक तरीके से यहाँ पे क्या है, ये वॉर सिर्फ डेमोक्रेसी और किसी आइडियोलॉजी के बीच में नहीं है, ये वॉर किसके बीच में चल रही है, इकोनॉमिक कंट्रीज के बीच में चल रहा है। अब देखिए इसमें दूसरी चीज ये बताई गई, सब्सिडीज बैड, इंसेंटिव्स गुड। यहाँ पे सब्सिडीज को बैड बताया गया है और इंसेंटिव्स को गुड बताया गया है। कि देखिए क्या होता है कि जब भी गवर्नमेंट यहाँ पर कटौती करती है, हम यहाँ पर देखते हैं ना, गवर्नमेंट यहाँ पे कटौती करती है, कट ऑफ करती है, तो कहाँ से करती है कटौती, यहाँ पर कहाँ से किया जाता है, आपकी सब्सिडीज से। अभी भी हमने देखा जब यहाँ पे फिजिकल कंसोलिडेशन करना है तो आपका कट ऑफ कहाँ से किया जा रहा है, आपकी जो सब्सिडीज होती है वहां से कट ऑफ किया जाता है। अब देखिए जो आपकी हायर यहाँ पर होते हैं, हायर इनकम लेवल जो आपकी कंपनीज होती हैं, वहां से जो क्रीमी लेयर जो कॉन्सेप्ट आपका आता है, यहाँ पर जो क्रीम एकदम आपका एक पिरामिड होता है, पिरामिड में यहाँ पे आपका पूरा मास आ जाता है, आपकी जो मिडिल इनकम कंपनीज है, लेबर है, सब लोग आ जाते हैं। और यहाँ पे हाई में आपके जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सब आ जाते हैं। ठीक है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, तो उनको बहुत सारे इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उनके इंसेंटिव से यहाँ पे क्यों कटौती नहीं की जाती है, हम यहाँ पे सब्सिडीज से क्यों कट डाउन करते हैं। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है कि हमें पुअर पीपल को, जो लेबर्स है, उन्हें बेनिफिट प्रोवाइड करना है ना। बट हम कटौती कहाँ से करते हैं, यहाँ पे कट ऑफ कहाँ से करते हैं, सब्सिडीज से, ना कि इंसेंटिव से। ओके,
तो देखिए, फॉलोइंग रीगन्स डिक्टम दैट गवर्नमेंट इज नॉट द सॉल्यूशन, इट इज द प्रॉब्लम, रिक्वायर्ड गवर्नमेंट्स टू डाउन साइज देयर बजट एंड रिड्यूस टैक्सेस टू मेक मोर रूम फॉर कैपिटल मार्केट। अब एक तरीके से इसमें ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, गवर्नमेंट एक तरीके से हमारे लिए प्रॉब्लम ही सामने निकल कर आती है। यहाँ पे डाउन साइज किया जाता है, बजट किया जाता है, टैक्सेस को अगर हम बात करते हैं, जो हमारा नॉर्मल टैक्स होता है उसमें से कोई कटौती नहीं की जाती है। मिडिल क्लास जो पीपल है उनके लिए यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं होता। हम किससे यहाँ पे कट करते हैं, जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स से हम यहाँ पे कम करते हैं। तो ठीक है, इसमें यही है कि अल्टीमेटली, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आपका यहाँ पे टिकल डाउन, आपका जो आपका इफेक्ट होता है, टिकल डाउन इफेक्ट कहाँ पर आता है, आपका कैपिटलिज्म में आता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर हम हायर लेवल पर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, इनके पास अगर ये ग्रोथ ज्यादा करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या होगा, आपका जॉब क्रिएशन होगा, और जॉब क्रिएशन में कौन आएगा, आपका जो मास लेवल है वो यहाँ पे जॉब क्रिएशन में आएंगे। तो इसमें ये कहा कि ठीक है, ये आपका जो आइडिया है, टिकल डाउन इफेक्ट है, ये सारी चीजें ठीक है, बट इसका जो अल्टीमेटली रिजल्ट पुअर पीपल को, लेबर्स को मिलना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो एक तरीके से देखिए, इसमें लास्ट में एट द एंड ये कहा है कि द मॉडल ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ दैट हैज गाइडेड नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज सिंस द 1990s विल नॉट क्रिएट हेल्दी डेमोक्रेसीज। इकोनॉमी नीड्स अर्जेंट रिफॉर्म टू गाइड प्रोग्रेस टुवर्ड्स यूनिवर्सल सोशल इकोलॉजिकल वेलबींग। तो हमें यहाँ पे इकोनॉमिक्स को क्या करना है, अर्जेंट नीड है उनको गाइड करने की, रिफॉर्म करने की, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिवर्सल सोशल एंड इकोलॉजिकल वेलबींग को प्रमोट कर सके, उसकी तरफ बढ़ सके। ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट कंसंट्रेट ऑन द इकोनॉमी फॉर द शेक ऑफ द पीपल। हमें यहाँ पे जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें किस में कंसंट्रेट करना चाहिए, इकोनॉमी में, पीपल्स के लिए। Okay, Indian economists too must rethink the paradigms of economics and concentrate on the requirements of the lower 50% of the pyramid and not trust wealth or to trickle down on its own। यहाँ पर जो आपका टिकल डाउन इफेक्ट, आपका जो यहाँ पे थ्योरी है, उस पर ज्यादा से ज्यादा हमें यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ पर, क्योंकि जो टिकल डाउन थ्योरी एक तरीके से ये कि अगर हम प्राइवेट जो आपके प्लेयर्स हैं इनको यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां पर ज्यादा आपका इफेक्ट होगा, तो अल्टीमेटली वो रिजल्ट किसको प्रोवाइड करेगा, आपका ग्रास रूट लेवल पर करेगा। बट जो ये होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ पर किसको, इस पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और इस पिरामिड से जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा हमारी जो इकोनॉमी का पैराडिग्म है उसमें यहाँ पर फोकस और रीथिंक करने की जरूरत है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज टू मोर चीतास कब डाई एट कूनो पार्क वन अनवेल। और इसी से रिलेटेड आपको ये नेक्स्ट आर्टिकल भी है, न्यू कमिटी टू कीप वॉच ऑन चीता प्रोजेक्ट। अब हाल ही फिलहाल में आपने देखा था, बहुत मार्च, आप देख रहे हैं कि इंडिया में 1952 से क्या हो चुके थे, हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि तो इंडिया से जो चीता है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना, आप सभी को पता है। 1952 में इंडिया ने ये अनाउंस किया, ये डिक्लेयर किया कि इंडिया से चीता जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फिर यहाँ पे बात हुई कि हम क्या करेंगे, चीता को रीइंट्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए आपका आता है चीता प्रोजेक्ट, जिसमें हमने क्या किया है, नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से यहाँ पे चीतास को बुलाया है। नामीबिया से कितने, यहाँ पे 8 चीता, और आपके जो साउथ अफ्रीका है वहां से हमने 12 चीतास को लेकर आए। टोटल यहाँ पे 20 चीता को इंडिया में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रीइंट्रोड्यूस किया गया। ओके, इतनी सारी चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो चीता है इनकी यहाँ पर डेथ हो रही है। हम यहाँ पर देखेंगे शाशा एक चीता, यहाँ पे उसकी मार्च 27 को किडनी अलाइनमेंट, मतलब किडनी में उसको कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण उसकी डेथ हुई। उदय चीता यहाँ पे अप्रैल 23 को उसकी डेथ हुई। यहाँ पर उसको कार्डियोपल्मरी में, यहाँ पे उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण जो चीता उदय था उसकी यहाँ पे डेथ हुई। दक्षा यहाँ पे उसकी 9 मई को अभी वायलेंट इंट्रैक्शन हुआ जिसके कारण इंजरीज थी, और उस इंजरीज के कारण यहाँ पे दक्षा चीता की भी क्या होती है, डेथ होती है। अब यहाँ पे जो एक नेक्स्ट चीता है जवाला, ये नामीबिया से इस चीता को लेकर आया गया था, ठीक है। तो उसने क्या किया थे, उसके 3 यहाँ पे कब्स हुए, सॉरी 4 यहाँ पे उसके कब थे, छोटे छोटे बच्चे थे, और उन 4 बच्चों में से 3 बच्चों की क्या हो चुकी है, जान जा चुकी है। मतलब जो चीता के जो छोटे छोटे बच्चे थे उसमें से 3 की यहाँ पे डेथ हो चुकी। एक की अभी हमने कुछ दिनों, अभी 4-5 दिन पहले ही डिस्कस किया था कि उसकी एक डेथ क्यों हुई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा वीक था, है ना, और सबसे छोटा था जिसके कारण उसकी यहाँ पे डेथ हुई। यहाँ पर हाल ही फिलहाल में हम देखते हैं कि फिर से 2 उसके जो चीता के कब से छोटे छोटे बच्चे थे उनको यहाँ पे उनकी वो अनवेल थे, इतनी ज्यादा यहाँ पे हीट थी जिसके कारण वो सरवाइव नहीं कर पाए। देखें, इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट
hot close to 46 to 47 डिग्री सेल्सियस एंड कब्स आर इंटायरली रिलायंट ऑन देयर मदर फॉर न्यूट्रिशन। यहाँ पर जो कब्स है वो टोटली किस पर रिलाय थे, उसकी जो मदर थी उनका न्यूट्रिशन मतलब जो पूरा खाना है वो कहाँ से उनको मिल रहा था, उनकी मदर से, मदर का जो मिल्क है उससे मिल रहा था। तो पूरी तरीके से उस पर रिलाय थे और पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाई यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर भी है, जिसके कारण यहाँ पर जो 2 चीता कब थे उनकी यहाँ पर डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पर जो उनका एक और बच्चा बचा हुआ है उसे यहाँ पर पैलिएटिव केयर के लिए लेकर गया है, आपका जो पैलिएटिव केयर होता है, और उसको यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि उसे यहाँ पर फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब इसी से रिलेटेड ये जो चीता है, अब यहाँ पे पूरी चीता को क्या कहा जाता है, वीकेस्ट ऑफ बिग कैट्स। चीता जो होते हैं मतलब इसका एक पूरा रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया कि जो चीता होती है इनकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसमें कोई डरने वाली वैसी बात नहीं है। बट ये जो चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम है ये कैसे सस्टेन कर पाएगा। अब जो ये बिग कैट्स होती हैं चीता की अगर हम बात करते हैं वीकेस्ट होती हैं आपकी, है ना, मतलब इनकी जो मोर्टेलिटी रेट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो चीता हैव नेचुरली हाई मोर्टेलिटी एंड आर वीकेस्ट ऑफ द बिग कैट्स, वी ओनली इंटरवीन अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। हम सिर्फ कहाँ कर सकते हैं इंटरवीन, जब भी कोई एक्सट्रीम कंडीशन आती है वहां पर सिर्फ हम इंटरवीन कर सकते हैं। अदरवाइज ये इनका नेचर ही है कि बहुत इनकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है और मतलब एक तरीके से इनकी जो इम्यूनिटी होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, जिसके कारण हमें इनकी डेथ होती हुई नजर आ रही है। अब इसी के चलते यहाँ पर क्या है कि हम एक न्यू कमिटी बना रही है जो आपका चीता प्रोजेक्ट है इस पर नजर रखने के लिए। इसमें पूरी फील्ड विजिट की जाएगी और आपके यहाँ पे जो वेरियस यहाँ पे साइंटिस्ट हैं उनको यहाँ पर जो वेरियस इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स है उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, जिससे कि हम क्या कर सकें, जो इन चीताज को हमने ट्रांसलोकेट किया है साउथ अफ्रीका और नामीबिया से, उन पर हम नज़र रख सकें और उनसे ज़्यादा मतलब कि उन पर बातचीत की जा सके ताकि हम उनको और ज़्यादा क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस शाशा की यहाँ पे अब तक टोटल 1 2 3 4 5 चीताज की यहाँ पे क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। इस कमेटी का नाम क्या होता है, स्टीयरिंग कमेटी होती है। स्टीयरिंग कमेटी का एक्चुअली काम होता है इज एन एडवाइजरी ग्रुप दैट मेक डायरेक्शनल डिसीजन ऑन वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे जितने भी आपके वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर डायरेक्शन प्रोवाइड करना एडवाइजरी ग्रुप की तरह यहाँ पर काम करती है आपकी स्टीयरिंग कमेटी। तो यहाँ पर जो ये न्यू कमेटी बनने जा रही है उसका नाम क्या है, आपकी स्टीयरिंग कमेटी होती है, मतलब स्टीयरिंग कमेटी का ये काम ही होता है। यहाँ पे क्या क्या होता है, स्टीयरिंग कमेटी की बात करते हैं तो act as an advocate to initiate the project across the wider organization। यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना है तो उस पर एडवोकेट करना है ना, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, उसे स्ट्रेटजी प्रोवाइड करना है प्रोजेक्ट को, यहाँ पे एडवाइस करना, यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट, बजट वगैरह कैसा होना चाहिए, तो ये सब काम किसका होता है, आपका स्टीयरिंग कमेटी का होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई चीज़ है, हाउसिंग से है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लीडरशिप, टूरिज्म, रिक्रिएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन, तो ये सारे मतलब इसमें आप और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब काम किसका होता है, आपका स्टीयरिंग कमेटी यहाँ पर ये सारी चीजें देखती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज एमिड रिपोर्ट्स ऑफ शॉर्टेज फसाई टू होल्ड सर्विलियंस ऑन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं वेरियस यहाँ पे जो फैक्टर्स आ रहे हैं आपकी क्या क्या, सबसे पहले तो कोविड के कारण, दूसरा आपका क्या हो रहा है, जो लंपी स्किन डिसीज यहाँ पे जो कैटल्स में बहुत ज्यादा फैल रही है, उसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपके मिल्क गिविंग एनिमल्स होते हैं, है ना, जो यहाँ पर मिल्क प्रोवाइड करते हैं, उनकी यहाँ पर हो रही है क्या, डेथ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो फॉडर है आपका, जो घास है, जो यहाँ पर मेन फूड है किसका, जो आपके कैटल्स होते हैं, मिल्क प्रोवाइडिंग कैटल्स है, उसमें बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, 30% इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि ड्यूरिंग कोविड-19 एंड मोर रिसेंटली द लंपी स्किन डिसीज विच कॉज द डेथ ऑफ 1.9 लाख कैटल। तो कोविड-19 के कारण और लंपी स्किन के कारण 1.9 लाख जो कैटल्स हैं उसकी यहाँ पे डेथ हुई है और फॉर्डर इन्फ्लेशन 30% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो कैटल्स है उसमें शॉर्टेज देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे ये मिल्क प्रोवाइडिंग है, मिल्क आपके लिए आप डेली लाइफ में, आप हमारा जो कल्चर, आप इंडिया कल्चर देखेंगे, मिल्क के हम बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको यूज करते हैं, मिल्क होता है उसका डेयरी प्रोडक्ट्स होता है। अब इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि शॉर्टेज देखने को मिल रहा था मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में, तो उसको यहाँ पे पूरे सर्विलियंस में रखा जाएगा किसके, फसाई के थ्रू। अब यहाँ पे हम फसाई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फसाई क्या है, आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई है। ठीक है, ये कब आता है, एक स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये स्टैब्लिश अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंडर इसे क्या किया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है।
ये 7 प्रोसेसेस होती हैं इसकी। कौन कौन सी? ये क्या करता है, जो आपका फूड प्रोडक्ट्स होता है उसको उसका स्टैंडर्ड सेट करता है कि ये फूड प्रोडक्ट आपके लिए सही है या नहीं। डेवलप सेफ फूड पार्टिकल्स, यहाँ पे सेफ फूड पार्टिकल्स डेवलप करते हैं। लाइसेंस करता है, जितने भी यहाँ पे फूड बिजनेसेस होते हैं उन्हें लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है? फसाई प्रोवाइड करता है। इंश्योर कंप्लायंस थ्रू इंस्पेक्शंस, यहाँ पर टाइम टू टाइम क्या होता है, जितने भी आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें जहाँ पर फूड आइटम्स मिलते हैं उसका यहाँ पर इंस्पेक्शन भी होता है। टेस्ट फूड फॉर स्टैंडर्ड, यहाँ पे फूड को टेस्ट किया जाता है कि वो स्टैंडर्ड से मैच हो रहा है या नहीं। यहाँ पे बिल्ड किया जाता है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, सिटीजन्स को आउटरीच यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, फंक्शंस की बात करते हैं। फ्रेमिंग ऑफ रेगुलेशन टू ले डाउन द स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस ऑफ फूड सेफ्टी, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, गाइडलाइंस सेट किया जाता है फूड सेफ्टी के लिए। फूड सेफ्टी का यहाँ पे लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, जितने भी फूड बिजनेसेस हैं उन्हें यहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। और जो फूड बिजनेसेस हैं उन्हें लेबोरेटरीज में वहाँ पे उनको गाइडलाइन, सारी जो प्रोसेसिंग होती है वो सारी चीज़ें की जाती है किसके थ्रू? फसाई के थ्रू। ओके, तो आई होप आपको फसाई यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज चाइनीज हैकर्स अटैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर्न यूएस। अब यूएस यहाँ पे क्या कर रहा है कि चाइना के जो हैकर्स हैं, यहाँ पर जो उनकी स्टेट स्पॉन्सर्ड चाइनीज हैकर्स हैं, वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर आपकी 5 कंट्रीज मिलकर आई हैं। कौन कौन सी? यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूके। अथॉरिटी ने ये कहा है कि चाइना एक तरीके से क्या कर रहा है, ग्लोबली यहाँ पे आपको क्या करने पड़ सकती है, जो हैकिंग है उसके लिए यहाँ पे वॉर्न किया है, ग्लोबली वॉर्न किया है कि हैकिंग जो है चाइना एक तरीके से कर रहा है। और इवन उनका जो माइक्रोसॉफ्ट, अब चाइना ने ये जो पूरा क्लेम उसको यहाँ पे डिनाई किया है। ये कहा है कि एक तरीके से चाइना, यूएस क्या करना चाहता है, चाइना पर अटैक करना चाहता है, एक तरीके से उसे हैकर एम्पायर बताना चाहता है। और ये डिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है किसके थ्रू? यूएस के थ्रू फैलाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें अब इतना ही है, आगे फर्दर हम देखते हैं इसमें क्या चीजें निकल कर आती हैं। तो देखिए आज हमारे पास इतने ही आर्टिकल थे, हमने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।